हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल या मूवीज। अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और हिडन सीक्रेट वाली मूवी पसंद है देन यू आर एट द परफेक्ट प्लेस। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना। सो टुडेस टॉपिक इज समथिंग डार्क, इंटेंस एंड शॉकिंग। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र, वशीकरण और एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। यस गाइज, शैतान मूवी, but not just the movie. We will decode its hidden climax, untold meanings और वो सारी डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस मूवी की पावरफुल, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग स्टोरी, ताकि आप हर सीन को डीपली फील कर सको। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स डाइव इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ शैतान। इस फिल्म की कहानी शुरू होते ही हमें एक नॉर्मल सा हैप्पी फैमिली सेटअप दिखाई देता है। एक ऐसा परिवार जो बाहर से जितना सिंपल लगता है अंदर से उतना ही ओपन माइंडेड है। कबीर और ज्योति पेरेंट्स, लेकिन टिपिकली पेरेंट्स नहीं, और उनके दो बच्चे जानवी और ध्रुव। कबीर और ज्योति ने अपने बच्चों को रूल्स में नहीं बल्कि फ्रीडम में पाला है। यहाँ पर बच्चों पर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अननेसेसरी रोक टोक नहीं। हालात ऐसे हैं कि ध्रुव अपने पापा को पापा नहीं बल्कि सीधे नाम लेकर बुलाता है, और ये बात यहाँ बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। जानवी के दोस्त कौन है, बॉयफ्रेंड है या नहीं, सब कुछ पेरेंट्स को पता है। मतलब ये एक ऐसा परिवार है जहाँ पेरेंट्स कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। अब कहानी एक नया टर्न लेती है। ये पूरा परिवार अपने फार्म हाउस जा रहा होता है हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए। सड़क, गाड़ी, हंसी मजाक सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। लेकिन तभी ध्रुव को अचानक वॉशरूम जाना होता है। मजबूरी में गाड़ी एक रोड साइड ढाबे पर रुकती है। वहीं सब लोग लंच करने का डिसाइड करते हैं। खाना ऑर्डर होता है, सब बैठ जाते हैं। कबीर को चाय पीने का मन करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ना उसके पास छुट्टे पैसे होते हैं, ना ही ढाबे पर ऑनलाइन पेमेंट काम कर रहा होता है। और यही कहानी में एंट्री होती है वनराज की। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी जो कबीर के लिए चाय लेकर आता है। उसने बस इतना नोटिस किया था कि कबीर चाय पीना चाहता है लेकिन पी नहीं पा रहा। उसकी इस छोटी सी काइंडनेस से कबीर इम्प्रेस हो जाता है, और उसी गुडविल में कबीर उसे अपने साथ बैठकर खाना खाने को इनवाइट कर देता है। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक, कैजुअल टॉक, माहौल फ्रेंडली होता रहता है। तभी वनराज जानवी को खाने के लिए एक लड्डू देता है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड्डू जिसे जानवी बिना किसी डाउट के खा लेती है। लेकिन लड्डू खाते ही कुछ बदल जाता है। जानवी का बिहेवियर अचानक ओड हो जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके रिएक्शन, सब कुछ स्ट्रेंज लगने लगते हैं। इस बीच कबीर फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है, और ज्योति भी किसी और काम में बिजी हो जाती है। कोई नोटिस ही नहीं करता कि जानवी के साथ क्या हो रहा है। लड्डू खाने के बाद जानवी वही करने लगती है जो वनराज उसे करने को कहता है। वो ऑयली पराठा भी खाने लगती है जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही साफ मना कर दिया था। धीरे धीरे जानवी के अंदर एक अजीब सा अनईजी फीलिंग पैदा होने लगती है। उसे लगने लगता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जानवी के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे अंदर ही अंदर ये रियलाइज हो रहा था कि वह अपने ही ऊपर से कंट्रोल खोती जा रही है। उसका मन बेचैन था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वनराज जाते जाते जानवी के हाथ में बिस्किट का पैकेट पकड़ाते हुए कहता है, फार्म हाउस पहुँचते ही इसे खा लेना। उसकी आवाज में न जोर था न धमकी, फिर भी वो बात सीधे दिमाग के अंदर उतर जाती है। जैसे ही ये लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं, जानवी बिना कुछ सोचे समझे पूरा बिस्किट पैकेट खा जाती है। अब माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है। सब लोग स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। हंसी मस्ती, स्प्लैश, सब कुछ नॉर्मल लगता है। पानी में खेलते खेलते ज्योति का फोन भीग जाता है तो वो उसे बचाने के लिए राइस बॉक्स में रख देती है। लेकिन तभी ज्योति की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे वो पहले देख चुकी थी। वही आदमी, वही वनराज जो ढाबे पर मिला था। अब वो यहाँ तक कैसे आ गया, इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। जानवी खुद उसे घर के अंदर ले आती है। वनराज बड़े आराम से कहता है, मैं अपनी बेटी को कॉल करना चाहता हूँ लेकिन फोन डेड हो गया है, बस आधे घंटे चार्ज कर लूँ फिर चला जाऊंगा, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। और कबीर अपनी आदत के मुताबिक उसे रुकने के लिए कह देता है, लेकिन उसकी हर मूवमेंट, हर नजर कुछ और ही कहानी बता रही थी। ज्योति के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, इसे कैसे पता चला कि हमारा फार्म हाउस यहाँ है। अब हमें एक और डिस्टर्बिंग सीन देखने को मिलता है। जानवी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शांति से वनराज के सामने बैठकर बातें कर रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, उसके दोस्त कौन है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि वो जल्द ही लद्दाख ट्रिप पर जाने वाली है अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ। तभी वनराज उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, यू विल नेवर गो ऑन दैट ट्रिप। फिर साफ शब्दों में, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे घर हमेशा के लिए। बोलो कि तुम चलना चाहती हो। जानवी की जुबान जैसे हिलने ही वाली होती है तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। वो मासूमियत से जानवी को खेलने के लिए बुलाता है और
यही वनराज का प्लान इंटरप्ट हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। वो जानवी की तरफ देख कर कहता है, इसके साथ इतना खेलो कि ये दोबारा खेलने को कहे ही ना। जानवी ध्रुव को झूले पर बैठाती है और झूले को पूरी ताकत से झुलाने लगती है। झूला ऊपर और ऊपर और ऊपर। ध्रुव डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही कबीर और ज्योति दौड़ते हुए नीचे आते हैं और जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती ही नहीं। वो तब रुकती है जब वनराज उसे इशारा करता है। अचानक जानवी को होश आता है। उसके चेहरे पर पछतावा होता है, मैं ये क्या कर रही थी। माहौल संभालने के लिए कबीर कहता है, छोड़ो, जो होना था हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और तभी वनराज बीच में बोलता है, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती इसकी नहीं, गलती तो आप दोनों की है। वनराज की बात सुनते ही माहौल अचानक हैवी हो जाता है। उसकी आवाज में अब पहले वाली शांति नहीं थी, अब उसमें जजमेंट था और थोड़ा सा जहर भी। वो कबीर और ज्योति की तरफ देखते हुए कहता है, आप दोनों ने अपने बच्चों को पूरी तरह स्पॉइल्ड कर दिया है। ये सुनते ही कबीर का सब्र टूट जाता है। वो बिना कुछ सोचे कबीर अब सीधे वनराज की तरफ मुड़ता है, ये हमारे घर का मैटर है, आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले, आपको हमारे बारे में कुछ नहीं पता। वनराज हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे सब पता है। फिर वो जानवी की तरफ देखकर बिल्कुल कैजुअली कहता है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ लद्दाख ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर ज्योति चौंक जाती है। वो तुरंत जानवी की तरफ मुड़कर पूछती है, तुमने ये सब इन्हें क्यों बताया। जानवी की आंखों में कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है। वो धीमी आवाज में कहती है, इन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। फिर कुछ पल रुककर जैसे खुद से ही डरते हुए वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों ये जो कहते हैं मुझे वही करने का मन करता है। ये सुनकर कमरे में एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। तभी वनराज, जैसे सब कुछ अपने हाथों में होने का भरोसा हो, कहता है, अगर चाहे तो मैं आपको एक डेमो दिखा दूं। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो जानवी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो, उसे कहो कि तुम उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा रही हो और उसे ब्रेकअप कर लो। कुछ सेकंड के लिए जानवी रुकती है। उसका हाथ कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फोन उठाती है, कॉल लगाती है और बिना किसी सवाल के, बिना किसी रेजिस्टेंस के जानवी वही बोल देती है जो वनराज ने कहा होता है। उस पल सब समझ जाते हैं ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये कंट्रोल है और ये कंट्रोल अब पूरी तरह से वनराज के हाथों में है। कबीर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और डर भी। वो सख्ती से वनराज से कहता है, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। लेकिन वनराज बिना हिले शांत आवाज में जवाब देता है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। कबीर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है और तभी वनराज बिल्कुल कैजुअली जानवी की तरफ देखता है और कहता है, जानवी, पापा से कहो कि ऐसा ना करें। और अगले ही पल जानवी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कबीर उसे एक तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक जानवी अपने ही पिता पर चिल्लाती है और पूरी ताकत से उन्हें धक्का दे देती है और कहती है, ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। कबीर और ज्योति एकदम फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी बेटी ये सब कैसे कर सकती है। एक ही सवाल दोनों के दिमाग में घूम रहा होता है, ये लड़की इस आदमी की हर बात क्यों मान रही है। तभी वनराज ठंडी आवाज में कहता है, मैंने इस पर वशीकरण किया है, अब ये मेरे कंट्रोल में है। वो आगे कहता है, हम सब भगवान के हाथों की पपेट्स हैं और अब आपकी बेटी मेरी पपेट है एंड आई एम हर गॉड। ये शब्द जैसे कमरे में जहर घोल देते हैं। उनका भरोसा तोड़ने के लिए वनराज कहता है, जानवी, जोर जोर से रो। और जानवी अचानक चीख चीख कर रोने लगती है, ऐसा रोना जिसमें दर्द भी है, बेबसी भी। उसकी आवाज इतनी पेनफुल होती है कि कबीर और ज्योति अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। वो सुन नहीं पा रहे होते हैं। फिर वनराज अगला हुक्म देता है, स्विमिंग पूल में जाओ और पानी में कूद जाओ, सांस रोक कर वहीं बैठे रहो जब तक मैं बुलाऊं नहीं। जानवी आगे बढ़ती है। कबीर पूरी ताकत लगाकर उसे रोकता है और ये सब देखकर वनराज के चेहरे पर एक अजीब सा एंजॉयमेंट होती है। दोनों माता पिता गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, विनती करते हैं, जब जाकर वनराज उसे रोक देता है। इसके बाद वो सारे मोबाइल फोन इकट्ठा करता है और जानवी से उन्हें तोड़वा देता है ताकि अब कोई भी किसी से कनेक्ट ना कर सके। अब वनराज जानवी से कहता है, चाय की पत्ती लेकर आओ। वनराज को याद था ढाबे पर जानवी ने कहा था कि उसे चाय की स्मेल तक पसंद नहीं। वनराज जानता था। वो कहता है, अब इसे खाओ। जानवी चाय की पत्ती खाने लगती है। उल्टी जैसा फील हो रहा होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। कबीर उसे रोकने दौड़ता है। तभी वनराज कहता है, अपने पापा को जोर से थप्पड़ मारो। और जानवी अपने ही पिता को थप्पड़ मार देती है। जानवी की आंखों में आंसू है, उसे भी बुरा लग रहा है, लेकिन उसके इमोशंस अब उसके कंट्रोल में नहीं। अब वनराज जानवी से अपने पैर दबाने लगता है जैसे वो पूरी तरह जीत चुका हो। फिर वो कबीर और ज्योति से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी मुझे दान कर दें, मुझे इसे यहाँ से ले जाना है आपके आशीर्वाद के साथ।
बस हाथ उठाइए और अपनी बेटी के सामने कह दीजिए कि आप उसे आजीवन के लिए मुझे अर्पण करते हैं। कबीर बिना एक पल सोचे साफ मना कर देता है, ये कभी नहीं होगा। उसी वक्त ध्रुव वहाँ आ जाता है और तभी जानवी वनराज के शरीर पर उस जगह हाथ लगा देती है जहाँ उसे चोट लगी थी। और कहानी यहाँ से एक और खौफनाक मोड़ लेने वाली होती है। अचानक हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। वनराज गुस्से में आकर जानवी को जोर से किक मार देता है। ये पल कबीर के लिए अनवियरेबल होता है। एक पिता के अंदर जो ज्वालामुखी दबा था वो फट पड़ता है। कबीर सीधा वनराज पर टूट पड़ता है और उसके चेहरे पर पंच आफ्टर पंच मारने लगता है। लेकिन वनराज के चेहरे पर दर्द नहीं, बस एक ठंडा सा कॉन्फिडेंस होता है। वो बिना चिल्लाए बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहता है, जानवी अपने भाई का सिर फोड़ दो। और जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो, जानवी ध्रुव का सिर जोर से दीवार पर दे मारती है। ध्रुव नीचे गिर जाता है, उसके सिर से खून बहने लगता है। पूरा घर केओस में डूब जाता है। उसी पल डोरबेल बजती है, एक बार, दो बार लगातार। बाहर पुलिस होती है। काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो खुद ही अंदर आ जाते हैं। अंदर का सीन देखकर वो चौंकते हैं। सब लोग घर में मौजूद हैं और फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा होता है। कबीर तुरंत खुद को संभालते हुए कहता है, शायद म्यूजिक की वजह से वेल सुनाई नहीं दी। ध्रुव को जल्दी से ऊपर वाले कमरे में लिटा दिया जाता है। सब लोग अचानक नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्योति नाम के नंबर से हमारे हेल्पलाइन पर कई मिस कॉल्स आई थी, लेकिन कॉल बैक करने पर किसी ने आंसर नहीं किया। ज्योति घबरा कर कहती है, मैंने कोई कॉल नहीं किया सर। ऑफिसर वहीं खड़े खड़े उसी नंबर पर कॉल करता है। रिंगटोन बजती है और तभी ज्योति को याद आता है कि एक फोन उसके राइस कंटेनर में रख दिया था। वो किचन की तरफ जाती है, लेकिन जैसे वो फोन उठाने को झुकती है, उसकी सांस अटक जाती है। जानवी खुले हुए गैस सिलेंडर के ऊपर बैठी होती है, हाथ में माचिस लिए हुए। उसकी आंखों में साफ वार्निंग होती है, अगर कुछ भी गलत किया तो सब खत्म। और ये सब वो वनराज के इशारे पर कर रही होती है। डरते हुए ज्योति फोन लेकर आती है। वो पुलिस से कहती है, शायद ये हमारे बेटे ध्रुव की शरारत रही होगी। पुलिस हालात को समझकर जाने ही वाली होती है कि तभी ऊपर से ध्रुव नीचे आता है। उसके सिर से अब भी खून बह रहा होता है। उसी पल पुलिस को गैस स्मेल आती है। वो रुक जाते हैं। कबीर तुरंत बोलता है, पहले सिलेंडर खुला था, अब बंद कर दिया है, इसलिए स्मेल आ रही होगी। आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही कबीर दौड़कर ध्रुव को संभालता है, जो आखिरी फोन बचा होता है। वनराज जानवी से उसे भी तोड़वा देता है। अब कबीर टूटे हुए स्वर में कहता है, तुम्हें जो चाहिए, पैसा, जेवर, सब ले लो, बस प्लीज यहाँ से चले जाओ और मेरी बेटी को छोड़ दो। कुछ पल सोचने के बाद वनराज मान जाता है। कबीर घर में जो भी पैसा और गहने होते हैं सब उसके हवाले कर देता है। वनराज बाहर चला जाता है, लेकिन जानवी अब भी अपने होश में नहीं आती। कबीर दरवाजा खोलकर बाहर देखता है और वहीं खड़ा होता है वनराज, पैसों से भरे बैग को आग लगाते हुए। वनराज ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें लगा तुम मुझे पैसे से खरीद लोगे? यही प्रॉब्लम है इंसानों की, जब पैसे नहीं होते तो भगवान से कहते हैं पैसे दे दो, एंड व्हेन मनी कम्स पैसे को ही भगवान बना लेते हैं। धन, हवस, लालच, ये सब इंसानों की कमजोरियां हैं और ये कमजोरी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं उससे बहुत आगे जा चुका हूँ। डू यू इवन नो हु आई एम? नॉट अ मैन, नॉट अ मॉन्स्टर, समथिंग बियॉन्ड बोथ। मैं वो हूँ जो किस्मत को मोड़ सकता हूँ, जिंदगी को उलट सकता हूँ, मन को तोड़ सकता हूँ और डर को आकार दे सकता हूँ। लोग फुसफुसा कर कहते हैं, आई नेवर लेट एनीवन एस्केप। अब सुनो, ध्यान से सुनो। हजारों साल में एक बार जो रात जन्म लेती है, वो आज आई है सिर्फ मेरे लिए। दिस इज द उम्रा नाइट, अंधेरे की वो आखिरी परत जहाँ रोशनी पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती है। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और फिर मैं ही रात बनूंगा, मैं ही सुबह बनूंगा, मैं ही हर साया, हर सांस, हर खामोशी बन जाऊंगा। एंड विद दैट टेरिफाइंग कॉम, वो आदमी आराम से पलटता है और घर के अंदर चला जाता है। अब वनराज की निगाहें जानवी पर टिक जाती है। फिर वनराज बोलता है, डांस, डांस करो। नो म्यूजिक, नो जॉय, जस्ट कंट्रोल। जानवी नाचने लगती है। मिनट घंटे में बदल जाते हैं। उसकी सांसें टूट रही होती है, पैर जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन रुकना मना नहीं होता। और अब उसका शरीर पूरी तरह थक चुका है। ज्योति पानी लेकर दौड़ती है, लेकिन वनराज हाथ उठाकर रोक देता है। नो। फिर ठंडी आवाज में कहता है, ध्रुव के पास जाओ। और जानवी की तरफ देखकर, इफ सी डजंट मूव कट हर थ्रोट। ये शब्द कमरे में जहर की तरह फैल जाते हैं। ज्योति के पास कोई रास्ता नहीं बचता। एक माँ अपने दिल को कुचलकर सीढ़ियां की तरफ बढ़ जाती है। वनराज करवट बदलता है, आई एम गोइंग टू स्लीप, और फिर कैजुअली जोड़ता है, अगर कोई मेरे पास आया स्टैब देम। अब कबीर नीचे उतरता है और सामने खड़ी होती है जानवी, हाथ में चाकू, आंखों में डर, चेहरे पर बेबसी। वो बिना बोले इशारा करती है, डोंट कम क्लोजर। लेकिन कबीर रुकता नहीं और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी पिता की आत्मा तोड़ सकता है। जानवी वहीं खड़े खड़े खुद पर कंट्रोल खो बैठती है, सिर्फ अपने पापा को रोकने के लिए। ये देखकर कबीर पलट जाता है, गुस्से में नहीं, डर में नहीं, बल्कि उस दर्द में जो अपनी बेटी को
अंदर से टूटते देखकर होता है। वो जानती थी इफ ही कम्स क्लोजर आई विल हैव टू हर्ट हिम, इसलिए उसने खुद को तोड़ा ताकि उसे न तोड़ना पड़े। ज्योति दौड़कर वनराज के पास जाती है। प्लीज उसे बाथरूम ले जाने दो, कपड़े बदलने हैं। वनराज की आंखें ठंडी रहती है। यहीं बदलो। फिर जानवी की तरफ देखता है। रिमूव योर पैंट्स, और वो बिना सवाल किए बिना आवाज निकाले आज्ञा मान लेती है। ज्योति तुरंत आगे बढ़ती है, दूसरी पैंट पहनाती है। हाथ कांप रहे होते हैं, दिल टूट रहा होता है और वनराज वो सब देख रहा होता है, शांत मुस्कुराता हुआ, पूरी तरह इन कंट्रोल। वनराज की घटिया हरकत देखकर ज्योति के अंदर कुछ टूट जाता है और उसी टूटन से गुस्सा जन्म लेता है। इन अ स्प्लिट सेकेंड वो जानवी के हाथ से चाकू छीनती है और सीधा वनराज पर झपट पड़ती है। चाकू हाथ से फिसलकर कहीं गिर जाता है। अब जानवी की आंखें पागलों की तरह उस चाकू को ढूंढने लगती है, एज इफ हर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। उसी वक्त कबीर ऊपर वाले कमरे की खिड़की से चुपचाप नीचे उतर आता है। नो नॉइज, नो वार्निंग, बस एक मौका। जानवी को चाकू मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी माँ पर वार करे, कबीर झपट कर उसे पकड़ लेता है। वो उसके हाथ कसकर बांध देता है और बिना अपना सारा दर्द, सारी बेबसी, सारा गुस्सा वनराज पर उतार देता है। कबीर उसके गले पर दबाव बढ़ाता है। वनराज की सांस टूटने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बस एक खौफनाक मुस्कान होती है। फिर वो फुसफुसाता है, जानवी हंसो एंड कीप लाफिंग टिल यू ड्रॉप डेड। और अगले ही पल जानवी की हंसी गूंज उठती है, एक ऐसी हंसी जो दिल चीर देती है। कबीर के हाथ कांप जाते हैं। वो रुक जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वो दर्द भरी आवाज और नहीं सुन सकता था। वनराज ठंडे लहजे में कहता है, अगर मैं मर गया तो मरने से पहले जो भी हुक्म दिया होगा वो पूरी जिंदगी निभाएगी और आखिरकार मर जाएगी। फिर वो मुस्कुरा कर बोलता है, आई थिंक योर डॉटर डिजर्व हर ओल्ड स्माइल, हर नॉर्मल लाइफ बैक, एंड आई कैन गिव हर दैट फॉर एवर। ओके कबीर, आई एम रेडी टू फ्री हर, बट तुम्हें जानवी को मेरे साथ भेजना होगा। यू बीट मी टुगेदर, नाउ पे द प्राइस। फिर उसकी आवाज बदल जाती है, जानवी गो किल ध्रुव। ये सुनते ही कबीर और ज्योति जानवी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जानवी पहले ही स्टोर रूम में उन्हें बंद कर देती है। ध्रुव जान बचाने के लिए छत पर छुप जाता है, बट सी फाइंड्स हिम। कबीर किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन तब तक जानवी ऊपर वाली छत पर पहुंच चुकी होती है। कबीर भी पीछे पीछे चढ़ता है, तभी जानवी उसके हाथ में चाकू घोंप देती है और सीढ़ी को धक्का देकर गिरा देती है। कबीर नीचे लटक जाता है, हेल्पलेस, और उसी पल जानवी अपने छोटे भाई को छत से नीचे धकेल देती है। कबीर चीखता है, भागता है, लेकिन समय खत्म हो चुका होता है। ध्रुव नीचे गिर चुका था, बट ही इज स्टिल अलाइव। सांसें चल रही थी। तभी वनराज बोलता है, इफ यू वांट हिम अलाइव गिव मी योर डॉटर। दिल पर पत्थर रखकर, आत्मा तोड़कर कबीर और ज्योति मजबूरी में मान जाते हैं। ज्योति ध्रुव को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है और कबीर हाथ पर पट्टी बांधकर साइकिल उठाकर वनराज के पीछे निकल पड़ता है। एंड नाउ द हंट हैड ऑफिशियली बिगन। वनराज जिस जगह रहता था वो किसी खंडहर से कम नहीं था। डेड वॉल्स, डार्क रूम्स और अंदर कई लड़कियां जिनकी आंखों में जिंदगी नहीं, बस खालीपन था। देवर ऑल अंडर हिज कंट्रोल। शायद सालों से फार्म हाउस का केयर टेकर कुछ दिन पहले एक्सीडेंट की वजह से घर पर था। कबीर वहां पहुंचता है, लेकिन जो देखता है वो उसकी रूह हिला देता है। केयर टेकर मारा जा चुका था। कबीर उसका फोन उठाता है और उसमें दिखती है वनराज की लाइव लोकेशन। तब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो खिड़की से कूद कर चुपके से नीचे आया था, उसने वनराज के मोबाइल से उसकी रियल टाइम लोकेशन केयर टेकर को भेज दी थी। ढाबे पर जब पहली बार सामना हुआ था उस पल उसने पासवर्ड जानबूझकर नहीं देखा था, बस एक ग्लैंस गया था और समहाउ वही मेमोरी में लॉक हो गया। गुड थिंग, क्योंकि आज वही याददाश्त उसकी आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। अब वनराज पूरी तरह अपने तांत्रिक अवतार में था। भाई उसका वहाँ सेटअप देखकर हाँ लगता था कि कोई तांत्रिक वहाँ होगा। बहुत ही खतरनाक सेटअप था। वो वहाँ खड़ी सभी लड़कियों से कहता है, जब मैं एक एक करके इन काली कठपुतलियों को आग के हवाले करूंगा, तुम सब धीरे धीरे फ्लेम की तरफ बढ़ते जाना, और जब ये लाल वाली कठपुतली जलती हुई राख बन जाएगी, या जब मैं इस लाल वाली कठपुतली को आग में फेंकूंगा, यू विल जंप इनटू द फायर एंड दैट विल बी योर फ्रीडम। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस कंट्रोल था, कंप्लीट डोमिनेशन। अब वो एक एक करके गुड़ियों को जलती आग में फेंकने लगता है। इधर कबीर उसकी लोकेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उस पर टूट पड़ते हैं। नॉट स्ट्रेंजर्स, बल्कि वही लोग जो पहले ही वनराज के कंट्रोल में जा चुके थे। कबीर लड़ता है, एक नहीं कई लोगों से, ब्लीडिंग, ब्रेथलेस बट अनब्रोकन। आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वो ब्लैक रिचुअल चल रहा होता है, लेकिन तभी उसे पकड़ लिया जाता है और घसीट कर वनराज के सामने लाया जाता है। वनराज ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, यू शुड नेवर हैव कम हियर। इन सब लड़कियों को मैंने पहले ही आदेश दे रखा है, अगर कोई मुझे मारने आए तो उसे जिंदा चबाकर खत्म कर देना। फिर
फिर वो ऑलमोस्ट फिलोसफिकल टोन में बोलता है, आई एम नॉट अ बैड मैन, गॉड डिड एवरीथिंग राइट, बस एक मिस्टेक कर दी, उन्होंने हर इंसान को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया, उसे भी जो उसके काबिल नहीं है, एंड टुडे आई एम फिक्सिंग दैट एरर। वो आग की तरफ देखते हुए बोलता है, जब ये सब इसमें कूदकर मेरा यज्ञ पूरा करेंगी, उसके बाद मुझे किसी लड्डू पूजा या परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आई विल जस्ट लुक एट समवन एंड दे विल ओवे। पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में होगी। एवरीवन विल लिसन टू मी, ओनली मी। उसकी आवाज में मैडनेस नहीं थी, बस सर्टेनिटी थी, जो सबसे खतरनाक होती है। फिर वो दोबारा एक एक करके गुड़िया आग में डालने लगता है और इधर लड़कियां धीरे धीरे फ्लेम्स की तरफ बढ़ती चली जा रही होती हैं, एज इफ वॉकिंग इनटू देयर ओवन डोम। अब सिर्फ वही लाल रंग की गुड़िया बची थी और सारी लड़कियां आग से बस वन स्टेप अवे थी। कबीर आखिरी दाव खेलता है, वो लपटकर वनराज के पैरों पर वार करता है, उसके हाथ से गुड़िया छीन लेता है और जो चाकू पहले उसके हाथ में धंसा था उसी से उसकी जुबान काट देता है। बिकॉज हिज पावर वाज नॉट मैजिक, इट वाज हिज वॉइस। वो बोलकर ही सबको कंट्रोल करता था। अब आवाज ही नहीं रही तो फिर बचा क्या उसके पास। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसने आखिरी कमांड पहले ही दे रखी थी, इफ एनीवन अटैक्स मी किल हिम। और अगले ही पल सारी लड़कियां कबीर की तरफ टूट पड़ती हैं, लाइक अ स्टॉर्म विद नो मर्सी। तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग चला देता है, वनराज की आवाज गूंजती है, पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ, एंड आई विल सेट यू फ्री फॉर एवर। ये वही वर्ड्स थे जो उसने तब बोले थे जब कबीर उसका गला दबा रहा था और उसने जानवी को हंसने का आदेश दिया था, टिल डेथ। कबीर ने तभी सीक्रेटली ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब वही आवाज बार बार इको होने लगती है। स्लोली, वेरी स्लोली लड़कियां खुद पर कंट्रोल वापस पाने लगती हैं, उनकी आंखों में सच लौट आता है और फिर यादें टूटकर गिरने लगती हैं, जो उन्होंने झेला था, जो उन्होंने सहा था, सब रो पड़ती हैं। जानवी की हालात तो तुमने देख ही ली थी, तो सोचो इन सब लड़कियों को यहाँ तक लाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया होगा। अब बनराज का असर जानवी से भी खत्म हो जाता है, वो सीधे अपने पापा से लिपट जाती है, जोर जोर से रोने लगती है, नॉट इन फियर बट इन फ्रीडम। अब सीन बदलता है, कबीर हॉस्पिटल बेड पर है, हाथों में बैंडेज लेकिन आंखों में राहत। तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आती है। वो कहती है, आपकी बेटी की वजह से हमें वहाँ से 108 लड़कियां मिली हैं एंड दे आर ऑल सेफ नाउ। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है हर लड़की अपने घर लौट चुकी है। माँ बाप उन्हें देखकर टूटकर रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटियां कभी वापस आएंगी भी। पुलिस ने पहले ही सबको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला था। सबको लगा दे आर गॉन फॉर एवर। फैमिलीज और सिस्टम दोनों आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अब बिकॉज ऑफ यू, ऑफिसर बोलती है, 57 अनसॉल्व्ड केस फाइनली सॉल्व्ड हो गए एंड एवरी गर्ल्स इज बैक होम एंड दैट वाज द रियल विक्ट्री। कबीर धीमी आवाज में पूछता है, उस आदमी का क्या हुआ? ऑफिसर जवाब देती है, लगता है वो स्केप कर गया, बट सर्च अभी जारी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सबको बस यही सुकून था कि आखिरकार सब सेफ है, एंड दैट वाज इनफ फॉर नाउ। अब कहानी 1 ईयर लेटर जंप करती है, एक अंधेरी बदबूदार जगह जहाँ हवा तक कैद लगती है। कबीर हाथ में एक सड़ा हुआ चूहा पकड़े एक अंडरग्राउंड बंकर की तरफ बढ़ता है, उसके दूसरे हाथ में चाय की पत्ती भी होती है। अंदर एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में बंधा बैठा था, वो कोई और नहीं वनराज है। ही डिडंट एस्केप, वो कहीं भागा नहीं था। कबीर ने उसे खुद पकड़कर इस नरक जैसी जगह में कैद कर रखा था। कबीर केले भी लाया होता है। वनराज कमजोर आवाज में कहता है, मुझे वो बनाना दे दो। कबीर बिना देखे जवाब देता है, नो। तभी हमें समझ आता है ये जगह उसकी जेल नहीं, उसकी सजा है। ये सिर्फ कैद नहीं, स्लो टॉर्चर है। उसने जो किया था कबीर की बेटी के साथ और बाकी मासूम लड़कियों के साथ, उसके बाद उसकी हालत देखकर जरा भी दया नहीं आती। वनराज टूटी आवाज में खुद को भगवान कहने की कोशिश करता है। कबीर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू खुद को गॉड कहता है और मैं खुद को एक नॉर्मल इंसान समझता हूँ। व्हाट व्हेन अ नॉर्मल मैन बिकम अ फादर, ही बिकम्स गॉड फॉर हिज चिल्ड्रन। वो बता नहीं सकता कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। वो धूप में चलता है, बारिश में भीगता है, हर तकलीफ सह लेता है, बस इसीलिए कि उसके बच्चे को जरा सा भी चोट ना आए। एंड यू, तो उस बाप से उसकी पूरी दुनिया छीनने वाला था। पावर चाहिए थी ना तुझे, तो पावर का असली मतलब समझता है? कभी एक माँ को अपने बच्चे के लिए लड़ते हुए देखना। इस पूरे यूनिवर्स में माँ से ज्यादा ताकतवर कोई भगवान नहीं होता। कबीर आखिरी बार उसकी तरफ देखता है, अब यही तेरा हेल है एंड आई एम योर डेविल। इतना कहकर वो बंकर का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर वनराज बिना जीभ के तड़पता हुआ रह जाता है एंड राइट देयर द स्टोरी एंड्स। तो दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब डराना नहीं था, बल्कि जगाना था। बिकॉज समटाइम्स रियल डेंजर मॉन्स्टर में नहीं होता, वो अजनबी मुस्कान में छुपा होता है। इस फिल्म में हमें एक ही स्ट्रॉन्ग लेसन मिलता है, नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स ब्लाइंडली। और किसी अनजान इंसान से कुछ भी लेना या खाना कैन बी रिस्की। ये बात सिर्फ खुद तक मत रखो, अपने छोटे भाई बहन, अपने किड्स, अपने लव्ड वंस को भी जरूर समझाओ। स्टे स्मार्ट, स्टे
अलर्ट, स्टे प्रोटेक्टेड गाइज। दिल से दुआ है कि आपकी जिंदगी में हमेशा रोशनी बने रहे, हर डर हार जाए और हर कदम सेफ डायरेक्शन में बढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, नए ट्विस्ट और नए सीक्रेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे स्ट्रांग। जय सिनेमा दोस्तों।